हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केजीएच में। तो साथियों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और जो आज की क्लास है वह हमारी थ्योरेटिकल क्लास है, यानी हम कह सकते हैं उसमें साथियों हम बात करेंगे थ्योरी पर। और थ्योरी बेस्ड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आई होप सभी हमारे साथियों को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा होगा। चलिए, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है और हमारे कई साथी भी लाइव आ चुके हैं। दीपिका है, मोनिका, पूजा, ज्योति, अंशु, अमृता शुक्ला, सत्यजीत तिवारी, पूजा तिवारी, ममता शुक्ला, प्रीति शुक्ला, किरण शर्मा, निकिता तिवारी, प्रियंका राय, गुड़िया कुमारी, हर्षिता यादव। चलिए तो साथियों शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, और समय को थोड़ा बचाते हुए। आज थोड़ा हो सकता है आज आप असहजता को महसूस करें, क्योंकि हम खुद ही महसूस कर रहे हैं। चलिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं संधि, है ना, संधि। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि पहले हम आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराएंगे। जिस प्रकार हमने आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कवर करा दिया है, वर्णमाला को पूरा करा दिया है, यानी 2 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और आज साथियों हम बात करने वाले हैं तीसरे टॉपिक पर, जो कि थोड़ा कठिन है ना, और अक्सर हम इसमें क्वेश्चन अपने आते हुए भी गलत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसको संधि कहते हैं ना। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो साथियों, संधि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग तो है साथियों सम, है ना। कौन सा है? सम उपसर्ग है ना। तो जब हम अगर सम को निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? तो साथियों बचेगा धी, है ना, धी। तो जो धी है वो हमारा धा उपसर्ग, धा हमारी क्रिया है। धा क्या है? धा धातु है। तो संधि शब्द का निर्माण किससे हुआ है? एक तो सम शब्द है, यानी सॉरी सम उपसर्ग है, और धा धातु के योग से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। तो संधि शब्द का निर्माण 2 से हुआ है, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और साथियों धा हमारी धातु है। धा धातु है। चलिए, धा क्या है? धा धातु है। अब यहाँ पर बात करें संधि कहते किसे है, तो आपने सुना होगा जैसे हिस्ट्री में कि उसके बीच संधि हो गई। किसके बीच? उसके बीच संधि हो गई, या 2 राजाओं के बीच में संधि हो गई, 2 देशों के बीच में संधि हो गई, 2 जल क्षेत्रों के बीच में संधि हो गई। तो जो संधि है, संधि कहते किसे हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। पहले ये बता दीजिए कि क्या आपको राइटिंग समझ में आ रही है? अक्तिन है बच्चा, सम प्लस धा प्लस अक्तिन है ना। तो यहाँ पर सिर्फ धा रखिए, क्योंकि संस्कृत का आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। हिंदी में हिंदी को पढ़ाएंगे, संस्कृत में जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कौन सा इसमें प्रत्यय है। देखिए, तो यहाँ पर सम और धा, सम उपसर्ग और धा धातु है। संधि कहते हैं मेल को। संधि किसको कहते हैं? संधि कहते हैं मेल को। और मेल किसका होता है? तो साथियों मेल होता है वर्णों का। मेल किसका होता है? वर्णों का होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, अगर हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी की बात कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? 2 वर्णों को, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल को, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ तो साथियों मेल है, लेकिन हिंदी में अगर मेल हो रहा है, हिंदी भाषा में मेल हो रहा है, संधि है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 समीपवर्ती वर्ण होंगे।
वर्ण तो होंगे ही, लेकिन समीपवर्ती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समीपवर्ती कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मेल होता कैसे है, यानी जो मेल कराते हैं, तो मेल कराते किससे हैं? ध्यान दीजिएगा। तो इस मेल में साथियों दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक तो होता है आपका पूर्व पद, एक तो होता है पूर्व पद, यानी पहले वाला जो पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है। और साथियों जो बाद वाला पद है, जो बाद वाला पद है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे उत्तर पद। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कह देंगे उत्तर पद। है ना? क्या कहेंगे? उत्तर पद। यानी अगर संधि की बात करें तो संधि में मोस्टली दो पद ही होते हैं, समास में भी दो पद होते हैं, लेकिन समास में शब्द और शब्द जुड़ता है, जबकि संधि में साथियों क्या जुड़ते हैं? वर्ण जुड़ते हैं। अगर यहीं पर समास होता तो दो समीपवर्ती शब्दों का मेल हो जाता या दो शब्दों का मेल हो जाता, लेकिन अगर संधि कह रहा है तो संधि का अर्थ होगा वर्णों का मेल। संधि का अर्थ क्या हो जाएगा? दो वर्णों का मेल। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में दो पद होते हैं, अधिकतर दो पद होते हैं। पहले वाला पद पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाला साथियों उत्तर पद कहा जाता है। बाद वाला उत्तर पद कहा जाता है और पहले वाला पूर्व पद कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, जहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। पहले वाला पद पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद। तो जो मेल होता है वो पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है। हमेशा याद रखिएगा कि पूर्व पद का जो मेल होता है वो पूर्व पद के अंतिम वर्ण का मेल होता है। किसका होता है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण का मेल होगा। जबकि उत्तर पद की अगर हम बात करें तो साथियों उत्तर पद के पूर्व वर्ण का मेल होता है। पूर्व वर्ण का मेल होता है। यानी अब आप ये कहोगे कि मैम ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है और उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या है, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है, थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। चलिए भाई डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा है विद्या, या यहां पर लिखा है स्व, ठीक है, और यहां पर लिखा है अर्थी। यहां पर क्या लिखा है? स्व यानी स्वयं का, और यहां पर लिखा है अर्थी। ध्यान दीजिएगा, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो कुछ लोग तो कहेंगे वाह है, कुछ लोग कहेंगे वाह है, लेकिन वहीं पर कुछ हमारे कुछ समझदार साथी भी हैं, वो क्या कहेंगे कि मैम इसका अंतिम वर्ण आ है। वो कैसे? देखिएगा, सा प्लस वा प्लस आ, ठीक है। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? आ हो गया। इसका देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? आ धन था, आ धन रा, धन था, धन ई, हाँ, ऐसे लिखा जाएगा। तो अभी हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा पूर्व पद का अंतिम वर्ण, तो भैया पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो आ हो गया, यानी इसका हमने आ उठा लिया। पूर्व वर्ण का उत्तर पद का पूर्व वर्ण, यह जो उत्तर पद है इसका पूर्व वर्ण मतलब पहले वाला वर्ण, यानी इसका हमने आ उठा लिया। अब जब हम दोनों आ को उठा लिए तो हम इसको क्या कर देंगे? आ और आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर ये आ खत्म हो जाएगा, ये आ खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, है ना? तो जब हम इसको मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो सामने वा मिला दिया, स्वा हो गया। अब यहाँ पर बड़ा आ है, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर रा है और था है, तो आधा रा था, बड़ी की मात्रा, तो ये जो रा है यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से इस रा को क्या करेंगे? यहाँ पर इस रा को हटा देंगे और ये रा साथियों यहाँ पर चला जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। क्या होगा? स्वार्थी हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी कोई समस्या? यहाँ तक किसी कोई समस्या? पेन का कलर चेंज कर लेंगे। चलिए आगे बताइए, यहाँ तक किसी कोई समस्या है? ठीक है,
स्वार्थी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आप क्या सीख चुके हो? अब आपने ये सीख लिया है कि संधि किसे कहते हैं। संधि कहते हैं मेल को, और मेल किसका होता है? वर्णों का। तो कभी पूछा जाए संधि किनका मेल है? वर्णों का, शब्दों का, पदों का या वाक्यों का, तो आप क्या कहोगे? संधि तो वर्णों का मेल होता है। संधि तो दो वर्णों का मेल होता है, और दो वर्ण कैसे होते हैं? समीप होते हैं। अब देखिए, आपने जब मेल किया था तो याद करिए, इन पास वाले ही वर्णों का तो किया था। अब ऐसा तो है नहीं कि इसका मेल इससे कर दिया था। तो दो समीपवर्ती वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों का ही मेल संधि कहलाता है। बात यहां तक क्लियर हो गई? तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद, एक एक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। कभी कभी आता हुआ प्रश्न भी हमसे गलत हो जाता है। किस प्रकार का देखिएगा, लिखा है संधि विच्छेद। संधि क्या था? मेल था। संधि क्या था? मेल था। और विच्छेद क्या है? अलग अलग करना। मेल क्या है? मिलाना। और विच्छेद क्या है? अलग अलग करना। तो यहाँ पर संधि विच्छेद के किसे कहेंगे? मिले हुए पद को, मिले हुए पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग करना या अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? संधि विच्छेद कहलाती है। तो पहले हमने क्या देख लिया कि संधि क्या होती है, संधि में मेल किसका होता है, और संधि में पद कितने होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संधि विच्छेद की। तो जब हमने मिलाया तो मेल हुआ, जब हमने अलग कर दिया, मिले हुए को अलग कर दिया, तो विच्छेद हो गया। तो विच्छेद हो गया। तो यहाँ पर हमने संधि विच्छेद तक समझ लिया है। अब आप बात आगे करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं संधि के प्रकार। इस पर बात करेंगे, संधि के प्रकार पर बात करेंगे। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो साथियों, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला आता है आपका स्वर संधि, दूसरा आता है साथियों व्यंजन संधि, और तीसरा आता है विसर्ग संधि। हाँ, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। जिसमें स्वर क्या है? स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि कहता है स्वर के साथ, स्वर के साथ स्वर का मेल। स्वर के साथ स्वर का ही मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर संधि सिर्फ एक कारण से ही बन सकती है। जब स्वर का स्वर से मेल होगा तो ही स्वर संधि बनेगी। जब स्वर का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि बनेगी। जबकि अगर हम बात करें विसर्ग संधि की, तो जब विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल स्वर से हो रहा हो या व्यंजन से हो रहा हो, जब विसर्ग का मेल स्वर से या व्यंजन, स्वर से या व्यंजन से होगा, तो साथियों विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी स्वर का मेल स्वर और विसर्ग से क्या होता है? बिल्कुल सही भाई। अब तो पेन चेंज कर लिया बच्चा, अब क्या प्रॉब्लम है? गंदा लिख रहे हैं क्या भाई? हमें तो साफ लग रहा है, अब पता नहीं आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि साफ नहीं है। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल क्या कहलाता है? स्वर, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल साथियों विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि कहलाता है। 1 मिनट पहले हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। भाई ये बताइए क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या साफ लिखें? पेन का चेंज कलर कर, पेन का चेंज कलर कर लिया है, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लिया है, चेंज कलर नहीं कर लिया है, पेन का कलर चेंज कर लिया है। क्लियर है? सब क्लियर है? ठीक है। अब भाई सत्यजीत जी बताइए क्या साफ लिख दें, आपको क्या नहीं समझ आ रहा है? हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ा नहीं समझ आ रही हो।
आगे देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि पे बात करते हैं। हाँ, क्योंकि एक बार आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन हमें दोनों चीजों पे ध्यान रखना है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और थोड़ा समय भी कम लगना चाहिए और आसानी से हमको समझ भी आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि पे। अब जरा ये देख के बताइए कि अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने पेन थोड़ा पतला कर लिया है, तो हो सकता है आपको कम समझ आ रहा हो। अब देखिए भाई, हो सकता है अब ना समझ में आए, क्योंकि हमने पेन पतला कर लिया है। चलिए बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि किसे कहते हैं यार, डेफिनेशन मत याद रखिए। देखिए डेफिनेशन वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ना, तो वहां पर हमें इससे मतलब नहीं है, वहां पर हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें डेफिनेशन तो लिखना नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझकर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, पहली बात याद रखिए कि जब स्वर का मेल स्वर के साथ होगा तो ही साथियों स्वर संधि होगी। जब स्वर का मेल स्वर के साथ होगा तो साथियों क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संधि कहते ही है मेल को, तो स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाती है, स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाती है, स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाती है। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद, किसका, स्वर संधि के भेद। जिस तरह से हम आपको बताते हैं ठीक वैसे ही आपको पढ़ना है, वैसे ही याद करना है। अगर अपने तरीके से ऊपर नीचे किया तो एग्जाम हॉल में आप भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि हर चीज को एक पढ़ने का क्रम होता है, ठीक उसी क्रम से हम पढ़ाना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पर कहता है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो बात अगर हिंदी की करें, हम सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम हिंदी में रहेंगे, संस्कृत से इसको रिलेट नहीं करेंगे, संस्कृत को इससे कोरिलेट नहीं करेंगे। तो अगर स्वर संधि की बात करें तो हिंदी में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या कहोगे, हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब ये 5 प्रकार की कौन सी है, तो सबसे पहले साथियों आपको याद रखना है दीर्घ। क्या याद रखना है, दीर्घ संधि याद रखनी है। सबसे पहला दीर्घ संधि, सबसे पहला कौन सी संधि याद रखनी है, दीर्घ संधि याद रखनी है। इसके बाद कौन सी संधि याद रखनी है, गुण संधि याद रखनी है। फिर इसके बाद साथियों कौन सी याद रखनी है, वृद्धि संधि याद रखनी है। इसके बाद कौन सी संधि याद रखनी है, यण संधि याद रखनी है। और इसके बाद आपको याद रखनी है अयादि संधि। हाँ, तो ये 5 प्रकार होते हैं हिंदी में स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और यण संधि। ठीक है, चलिए बना लो, फिर हमें भी सेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि और अयादि संधि। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कभी दीर्घ संधि की बात आए, किसकी, दीर्घ संधि की बात आए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ह्रस्व स्वर। क्या याद रखना है, ह्रस्व स्वर से बनने वाले दीर्घ वर्ण। क्या याद रखना है, ऐसे ह्रस्व स्वर या ऐसे ह्रस्व वर्ण जो ह्रस्व हैं और उन्हीं का दीर्घ रूप दीर्घ संधि में आता है। ह्रस्व स्वर, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हम दीर्घ स्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे ह्रस्व स्वर, ऐसे ह्रस्व स्वर जिनके दीर्घ बनाए जा सकते हैं, वह दीर्घ संधि में आएंगे। तो ह्रस्व स्वर बताइए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, कमेंट करिए फटाफट। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, कमेंट करिए। बच्चा पहले लिख तो लेने दो, तभी तो साइड में होंगे, अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं।
मोनी अभी हम बच्चा लिख पढ़ा रहे हैं, अभी स्क्रीनशॉट मत लो, इसमें और भी बहुत कुछ होगा तब स्क्रीनशॉट लेना आप। चलिए भाई जल्दी से बताइए, हस्व वर्ण बताइए, हस्व स्वर बताइए जल्दी से, बिना समय गवाए हुए। हस्व स्वर कौन कौन से होंगे? हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? एक मात्रा वाले, बिल्कुल सही अमृता बच्चा, जल्दी से बताओ कौन कौन से? ए ई ओ यू। अब रुको, अवनीश भाई सुधर जाओ, है ना। अवनीश मालती, ए ई ओ यू क्या है ये? ए ई उ, हाँ, आ ई उ। प्रियंका राय, गलत हो गया बच्चा आपका। विदु, एक मात्रिक, बिल्कुल सही। सत्यजीत तिवारी, आपका बच्चा थोड़ा गलत है। राधा सोनी, चलिए कुछ गलतियां हैं, बिल्कुल सही। अमृता का जवाब बिल्कुल सही है, अमृता का जवाब बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ, हमने आपसे पूछा कि हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बच्चा हस्व स्वर को ही तो मूल स्वर कहा जाता है। हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, ठीक है। हिंदी में ला नहीं होता है, हिंदी में ला नहीं होता है, तो याद रखिएगा। इन हस्व स्वर, ये हस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। तो दीर्घ स्वर जब आप पढ़ोगे, जब दीर्घ स्वर पढ़ोगे तो यहां पर कौन कौन से आएंगे? बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और री आ जाएगी, ये वाली री आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कहीं पर ये आपको 4 मात्राएं मिलती हैं तो आपकी दीर्घ संधि हो सकती है, तो आपकी दीर्घ संधि हो सकती है। अभी सिर्फ हम पहचानना सिखा रहे हैं, कोई नियम नहीं बता रहे हैं, तो आप सिर्फ पहले सोचिए कि कैसे क्या होगा। तो पहले हमने आपको क्या बताया है कि दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना है? दीर्घ संधि में आपको याद रखना है 4 वर्ण। कितने? 4 वर्ण याद रखना है, और वह वर्ण हस्व स्वर से बने हुए हैं। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइप नहीं होता बच्चा, कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है यहां तक। द्विमात्रा दीर्घ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखो, वही हम कोमल जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 2 मात्राओं वाले यहाँ पर कर देंगे तो उसमें ए भी आएगा, तो उसमें ए भी आएगा और औ भी आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? सभी हस्व स्वर, सभी हस्व स्वर दीर्घ जब बन जाएं, सभी हस्व स्वर जब दीर्घ बन जाते हैं तो उसी में दीर्घ संधि होती है, उसी में दीर्घ संधि होती है। सभी को कसम है भाई उसकी, किसकी? पढ़ लो मन से, है ना, हम दांव पर लगे हुए हैं। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए गुण संधि की, गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में भी आपके 4 ही वर्ण आएंगे, गुण संधि में भी आपके 4 वर्ण आएंगे। पहला कौन सा आएगा? ए आएगा, दूसरा ओ आएगा, तीसरा आर आएगा और चौथा बच्चा यहाँ पर आपका आल आ जाता है, आल आ जाता है ना। जबकि ला हट चुका है लेकिन अल आ जाता है, पूछ दिया जाता है पेपर में, तो ए ओ आर अल, ए ओ आर अल। अरे भाई उसी की कसम नहीं खिलाइए, अपनी कसम खिलाइए भाई, अभी भी उसी की कसम, उसी की कसम। कोई कह रहा है विद्या की कसम। चलिए यहाँ पर देखिए, तो गुण संधि ए ओ आर और अल, ए ओ आर और अल, ठीक है। अब वृद्धि संधि में आ जाइए, तो वृद्धि संधि में 2 वर्ण होते हैं, वृद्धि संधि में 2 वर्ण होते हैं, इनके दीर्घ वाले, इनके बड़े वर्ण होते हैं, जैसे ए हो गया और आपका अ हो गया। जैसे क्या हो गया? जैसे ए हो गया और जैसे अ हो गया, ठीक है। तो ये वाले 2 वर्ण जो है वो आपकी वृद्धि संधि में चले जाएंगे, ये वाले जो 2 वर्ण है वो वृद्धि संधि में चले जाएंगे। नियम नहीं बता रहे, सिर्फ पहचानना सिखा रहे हैं अभी।
क्योंकि देखिए ये आराम से, ये सब आपका चैनल है, इसमें हम बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर आप सीखने वाले लोग ज्यादा हैं, हमें पढ़ाने वाले लोग कम हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं हमें पढ़ाने वाले लोग नहीं है, सिर्फ सीखने वाले हैं, इसीलिए हम इस पे बहुत मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट अपना दे सकते हैं। जहां पर टीचर को पढ़ाया जाने लगता है वहां पर लोग कम सीख पाते हैं, क्योंकि देखिए माइंड थोड़ा, हम भी इरिटेट होने लगते हैं कि भाई इन लोगों को पढ़ाने से क्या फायदा, जब ये लोग खुद ही इतने पढ़े लिखे हैं, है ना, तो क्या इन लोगों को पढ़ाने से फायदा। तो यहाँ पर बच्चा वृद्धि संधि की बात करें तो दो वर्ण है अ और औ, ठीक है। अब देखिए अभी हम आपको पहचानना सिखाएंगे कैसे। अब आज की आ जाइए यण संधि। यण संधि को पहचानने के लिए आधा वर्ण होगा, पहले क्या होगा, आधा वर्ण होगा, और उसके बाद या होगा, वा होगा, रा होगा और ला होगा, है ना। आधा वर्ण होगा, उसके बाद या वा रा ला मिल जाए तो वहां पर यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आधा वर्ण होगा बच्चा, आधा वर्ण होगा, और उस आधे वर्ण के बाद या वा रा और ला होता है। जबकि अगर अयादि संधि की बात करी जाए, अयादि संधि की बात करी जाए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वहां पर पहले मिलेगा अय, क्या मिलेगा, अय मिलेगा, यानी अगर या पूरा मिल जाए और आगे आधा वर्ण ना हो तो अयादि होगा, अगर वह पूरा मिल जाए आधा उसके आगे ना हो तो वहां पर अयादि होगी। इसके अलावा अगर बच्चा आय मिल जाए, आय मिल जाए और आप मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारी यण संधि हो जाएगी, सॉरी अयादि संधि हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर या व रा ला इनके पहले आधा वर्ण है तो यण है, अगर इनके पहले आधा वर्ण नहीं है, या वा के आगे आधा वर्ण नहीं है तो अयादि है। तो क्या है, अयादि है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आप सभी को समझ आ गया, यहां तक सभी को समझ आ गया। तभी तो देखिए, तभी दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। देखिए अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा और आंसर करिएगा। अगर यहाँ पर लिखा है विद्यालय, विद्यालय पहले पहचानना सीखो, क्या लिखा है, विद्यालय। अगर लिखा है विद्यालय, एक सेकंड रुक जाइए नहीं तो क्लास ऑफ हो जाएगी। अगर लिखा है विद्यालय, अब देखिए विद्यालय लिखा है, क्या कह रहा है, विद्यालय के लिए कह रहा है, लेकिन विद्यालय में आपको क्या लग रहा है, देखिए यह सबसे अंत में आया है, तो भाई ये तो नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो ये सब चीजें आएंगी वो मिडल में आएंगी। क्या याद रखना है, जो ये सब चीजें हैं साथियों वह मिडल में आएंगी, यानी बीच में आएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है विद्यालय, तो आप क्या यहाँ पर देख रहे हो, बड़ा है, तो इसमें दीर्घ संधि हो सकती है। क्या हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है। अगर कहीं पर लिखा है महेश, क्या लिखा है, महेश, अब बच्चा आपको किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, एक ही मात्रा दिखाई दे रही है। पहले पहचानना सिखाएंगे, फिर नियम लिखाएंगे, फिर नियम से आपको पहचानना सिखाएंगे कि इसमें होगा या नहीं होगा, है ना। तो दूसरा आपने क्या किया, महेश। अब देखिए एक ही मात्रा कहाँ, एक ही मात्रा तो यहाँ है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगी, इसमें आपकी गुण हो जाएगी। अगर कहीं पर लिखा है रवीश, कहीं पर लिखा है रवीश, तो रवीश में बच्चा किसकी मात्रा होगी, रवीश में किसकी मात्रा होगी, तो आप कहोगे मैम आपने बताया है कि अगर बड़ी ई हो तो वहां पर दीर्घ हो जाता है और इसमें बड़ी ई है, तो जैसे ही आपने बड़ी ई देख ली तो इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें कर दिया दीर्घ, क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। हाँ भाई ये सही हो जाएगा। अगली अगर हम बात करें, अगर यहीं पर लिखा है, यहीं पर लिखा है मनोज, सिर्फ आप पहचानना सीखिए मनोज में हो या ना हो,
यहाँ पर चलिए इसको हटा देते, नहीं तो आप लोग अगर यहाँ पर लिखा है परोपकार, परोपकार, क्योंकि अभी हम अगर आपको मनोज से सिखाएंगे तो मनोज में यहाँ ये वाली संधि कोई नहीं होगी, इसमें दूसरे नियम लगेंगे। लेकिन जब हम आपको बताएंगे ना तो आप कहेंगे मैम उस दिन आपने बताया था कि मनोज में गुण हो जाएगी, आज आप बता रहे हैं मनोज में कुछ और होगी। सिर्फ बात पहचानो है ना, ओ की मात्रा मिल जाएगी तो आप क्या करोगे, जैसे ही हमको ओ की मात्रा मिल गई तो हमने क्या किया बच्चा, ओ की मात्रा से आपकी गुण संधि हो जाएगी। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अगर कहीं पर लिखा है अत्यल्प, कहीं पर लिखा है स्वार्थी, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर लिखा है स्वार्थी, कहीं पर लिखा है सुरेश, कहीं पर लिखा है पवन, कहीं पर लिखा है श्रावण, कहीं पर लिखा है श्रावण, फटाफट बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको एक छोटी सी बात बताई कि अगर बच्चा या हो, क्या हो, या हो, है ना, या हो, या से पहले अगर आधा वर्ण हो तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। विच्छेद हम आपको बाद में बताएंगे, पहले पहचानना सिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है स्वार्थी, क्या लिखा है, स्वार्थी। अब आप क्या देख रहे हो, बड़ा आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर आपका दीर्घ भी हो सकती है, हम भाई हो सकती है। दूसरी आपकी क्या हो सकती है भाई, बा है, बा से पहले आधा वर्ण है तो आपका यण भी हो सकता है। अब जब दोनों होंगी तो कौन सी संधि मानी जाएगी, ये तो हम आपको बताएंगे ना, जब एक एक करके पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे ना। तो अगर आपका दीर्घ संधि भी इसमें हो सकती है और इसमें यण संधि भी हो सकती है। बात समझ में आ गई, बात समझ आ गई। अब कहता है सुरेश, क्या कहता है सुरेश, सुरेश में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्रा है, तो अगर साथियों एक ही मात्रा है तो हमारी गुण संधि हो जाएगी। क्या होगी, गुण संधि हो जाएगी। अगर साथियों लिखा है पवन, अब देखिए यहाँ पर बा है, बा से पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, बा से पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे अयादि, क्या कर देंगे, अयादि कर देंगे। श्रावण, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बा है लेकिन बा से पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा साथियों अयादि, क्या हो जाएगा, अयादि। बात समझ आ गई। हाँ भाई, सुरेश में गुण संधि होगी, सुरेश में गुण संधि हो जाएगी। पवन में अयादि, पवन में अयादि। बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे की बात शुरू की जाए, आगे की बात बढ़ाई जाए। चलिए, तो अब आप क्या करिए, अब आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्योंकि ये सिर्फ देखिए, इनको जितना आप यूज करेंगे ना, जितना आप इनको समझेंगे, चीजें उतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो ये आपका एक चार्ट है स्वर संधि का, इस तरह से आप इसको सीख सकते हो। अब सबसे पहले उठा लेंगे स्वर संधि का पार्ट, दीर्घ संधि। सबसे पहले हमने ले ली दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है साथियों अका सवर्णे दीर्घा। यहां पर देखिए क्या कहता है, इसको भी आपको पढ़ाएंगे। अकहा, अक प्रत्याहार, अका का मतलब क्या होगा, अक प्रत्याहार होगा। आप सभी हमसे संस्कृत भी पढ़ते हो, तो अक प्रत्याहार की बात करते करें तो साथियों यहाँ पर पहला क्या हुआ, आई उड़, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, री रक, है ना। तो अक प्रत्याहार कहां से हो गया, आ से लेकर का तक, कहां से हो गया, आ से लेकर का तक, जिसमें ला को आपकी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है।
तो आ ई उ री, क्या कहता है? आ ई उ री। ध्यान दीजिएगा, त्वक में क्या हो गया? आ ई उ री। सवर्णे मतलब समान वर्ण। समान वर्ण कैसे हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। कहने का मतलब है आ ई उ री, इनका मेल जब समान वर्ण से होता है तो ये वर्ण कैसे हो जाते हैं? दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। कैसे वर्ण में बदल जाते हैं? दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। कहने का अर्थ बिल्कुल साफ साफ है कि जब इन वर्णों के बाद इनके समान वर्ण आए तो यही वर्ण साथियों दीर्घ वर्ण में बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए, अगर साथियों आ के बाद आ का मेल आ से हो रहा है तो आ आएगा, ठीक है। ई का मेल अगर ई से हो रहा है तो ई आएगी। उ का मेल अगर उ से हो रहा है तो आपका उ आएगा, ठीक है। अगर साथियों री का मेल री से हो रहा है तो आपका री आएगा, ठीक है। हाँ भाई मैम, ये बात तो समझ आ गई कि आप ये कहते हो कि जब आ का मेल आ से होगा तो आ आएगा, जब ई का मेल ई से होगा तो ई आएगा, जब उ का मेल उ से होगा तो उ आएगा, जब री का मेल री से होगा तो री आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर समान वर्ण कहा गया है तो आ के बाद आ बड़ा आ भी आ सकता है, यहाँ आ के बाद बड़ा आ भी आ सकता है। ई के साथ चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे री हो, री तो सिंगल होगा ना, ये तो ऐसा ही रहेगा। बात समझ आ गई? इसको थोड़ा आपको बताते हैं कि ये क्यों होता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है स्वार्थी, क्या लिखा है? स्वार्थी लिखा है। तो यहाँ पर हमको बड़ा आ दिख गया, यहाँ पर हमको क्या दिखा? बड़ा आ दिख गया। तो बड़ा आ का मतलब क्या है? बड़ा आ कब बनता है? जब दोनों तरफ आ होगा, दोनों तरफ आ होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी इस आ को खत्म कर दें, हम क्या कर दें? इस आ को खत्म कर दें, खत्म हो गया, और उसकी जगह हमारा क्या हो गया? आ और आ हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वा हो जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या हो जाएगा? आपका अर्थी हो जाएगा। हो गया ना? स्वाधन अर्थी हो गया ना? हाँ, चाहे हस हो, चाहे हस हो और चाहे दीर्घ हो, इनका मेल समान वर्ण से हो, यानी आ के बाद आ ही आए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटी ई के बाद छोटी ई ही आए, चाहे छोटी हो या बड़ी ही हो। हाँ, ई ही आनी चाहिए, ई ही आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगर बच्चा यहीं पर लिखा होता विद्यालय, क्या लिखा होता? विद्यालय लिखा होता, तो आप क्या कहोगे कि मैम ने बताया था कि अगर बड़ा आए तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों तरफ आ ही रहेगा। क्या रहेगा? दोनों तरफ आ रहेगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं और इन दो पदों को हम कर लेते हैं अलग। ध्यान दीजिएगा, तो पहले वाले पद में क्या बन जाएगा? हमारा विद्य बन जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलय हो जाएगा। लेकिन जब हम इस प्रकार से करेंगे, अब विद्य का कोई अर्थ नहीं है। विद्य का कोई अर्थ है? आप बताइए, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। तो विद्य का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए साथियों विद्य का क्या हो जाएगा? विद्य का कर देंगे विद्या, है ना। तो हस हो या दीर्घ हो। दूसरी तरफ अलय का अर्थ नहीं होता है, लेकिन आलय का अर्थ तो होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय हो जाएगा। क्या होगा? विद्याधन आलय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखिएगा, अगर साथियों यहां पर लिखा हो, अक्सर लोग गलत कर लेते हैं, जैसे ही आता है महिष, क्या आता है? महिष, क्या आता है? महिष। तो जब आपका महिष आया हो, महिष आया हो, ध्यान दीजिएगा, तो हम करते क्या है? हम तुरंत ही इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं
महाधनीश। जल्दी से बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा महाधनीश का, सॉरी महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ बच्चे, आलय मतलब घर होता है, आलय का अर्थ घर होता है। आलय का अर्थ घर होता है। जल्दी से बताइए। अब अधिकतर साथी हमारे कर रहे हैं, देखिए आपसे आप अपना करिए। हमने यहाँ पर लिखा था, हमने कहा था महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनीश। यही तो हमने बताया था ना। सभी साथियों ने हमारे तुरंत ही यही टिप दिया। टीपा की नहीं टीपा? टीपा की नहीं टीपा? अमृता बच्चा आपका भी गलत है, आपका भी गलत है, सभी का गलत है। अब देखिए क्या गलत है। आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना सीखो, है ना। हमारी तरह से चालाक खोपड़ी बनो। कैसे? देखिए हमने आपको भी क्या बताया था कि अगर कहीं पर बड़ी ई हो तो भैया इसका अर्थ क्या होगा कि दोनों तरफ ई होगा, दोनों तरफ ई होगा तभी तो ई होगा। अगर यहाँ पे बच्चा आप महाधन ईस कर दोगे, ध्यान देना, तो इसका अंतिम वर्ण आ हो जाएगा, ई से मेल हो जाएगा, तो एक ही मात्रा हो जाएगी। तो ये महाधनीश आपका, जो आप महाधनीश कह रहे हो ना, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महेश। क्या हो जाएगा? इसका महेश हो जाएगा। इसका क्या होगा? महेश हो जाएगा। गलत होगा नहीं होगा? तभी तो कह रहे हैं थोड़ी चालाक खोपड़ी बनो। कैसे? देखिए यहाँ पर तो हमने भी आपको क्या बताया है, और यही अक्सर पेपर में पूछा गया है। सिर्फ आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, इसको साथियों बहुत स्टैंडर्ड लेवल से पूछा जाता है और अक्सर लोग गलत कर लेते हैं, है ना। क्यों गलत कर लेते हैं? वही महाधनीश और महिधनीश में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको बड़ी ई मिल जाए तो तुरंत समझ लेना ये बड़ी ई है और ये दो छोटी छोटी से मिलकर बनी होगी ना। बड़ी है तो छोटी छोटी से मिलकर बनी होगी, दोनों तरफ ई होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ई को हटा दें, इस ई को हम क्या करते हैं बच्चा? इस ई को हम हटा देते हैं। अरे भाई हट जाओ तुम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया महे, चाहे छोटी ई लगा लो चाहे बड़ी ई लगा लो, बाद में लगाएंगे। और इधर हो गया इस। तो अब बच्चा इस का अर्थ नहीं है, लेकिन इस का अर्थ क्या है? प्रभु है। और इस मही का अर्थ क्या है? इस मही का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो इस तरह से जो महिष है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उसका संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों महाधन ईश। क्या हो जाएगा? महाधन ईश हो जाएगा। भाई सुरेश, हमने आपका बच्चा देख नहीं पाया था कि आपने क्या किया था, ठीक है। मोस्टली साथियों के देखे थे तो उनको यही आंसर था, इसी वजह से इसको सही करा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको घर से क्या करके लाना है? सिर्फ और सिर्फ जो हमने संधि को पहचानने के नियम लिखाए थे, दूसरा ये वाला पोर्शन है ना, आ और आ मिलकर बड़ा ई और ई मिलकर बड़ी, उ और उ मिलकर बड़ा उ, री और री मिलकर री होगा, ठीक है। ये आपको याद करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर। और हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संधि चैप्टर, इसीलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे भाई मोस्टली साथी जो हमारे पीछे पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं संधि आप पहले पढ़े हो, इससे पहले भी आपने संधि पढ़ी हो। जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया सीखने को मिलता है। और इस बार ऐसे पढ़ लो कि अब की बार कहीं सीखना ही ना पड़े, अब की बार अंतिम बार, यही सोच के पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, संख्या बढ़ाइए। आपने बहुत सहयोग किया है और हमें आशा है कि आप सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।